Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students. Welcome back in my channel. Today I am Patel Taslima, behalf of Pra Islamic High School English Medium, Dungri Sherpura Road, Bharuch, for Standard 12, Subject Accountancy, Chapter number 7, Resolution of Partnership Form, Part 2. Today we are going to continue Illustration 1, Sum number 4. Concentrate here and do it in your notebook. For further explanation, let's start with illustration 1, sum number 4. सम नंबर 4. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1 का सम 1, 2 और 3 एक्सप्लेन किया था. आज हम कंटिन्यू करेंगे सम नंबर 4. रिजोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म इज़ ₹20,000. जो रिजोल्यूशन की प्रोसेस होती है उसको क्लोज करने के लिए जो असेट्स को बेचनी पड़ती है या फिर उसके अलावा जो भी उसके लिए कोई जो भी एक्सपेंस करना पड़ता है वो एक्सपेंस फर्म का होता है, तो उसे भी जो बाकी सारे लायबिलिटीज़ पेड करते हैं उसी टाइम उसको भी पेड किया जाता है अंडर द टाइटल ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट. इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000. Narration being resolution expense paid. Now sum number 5. At the time of dissolution of partnership firm, following assets are appeared in the book. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हमें असेट्स दी गई है, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर और मशीनरी. पहले हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे सन्ड्री असेट्स के टाइटल के नीचे लाएंगे. तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट एंड टू मशीनरी अकाउंट. अमाउंट सिमिलरली 2,40,000, 20,000 and 30,000. Overall total amount is 2,90,000. Now narration being firm is dissolved, all assets are transferred to realization account. Now ये जो सारी assets है उसको हमें सोल्ड करनी है, तो उसको हम सोल्व करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्रॉस में. किसके टाइटल के अंडर? कैश और बैंक अकाउंट के टाइटल के अंडर. इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बट हमने कितने में बेचा, तो उस यहाँ पे हमें बिल्डिंग के लिए मिला है 2,20,000, 50,000 हमें मशीनरी फर्नीचर के लिए मिला है और मशीनरी एज इट इज़ मिली है. बट नो वैल्यू इज़ रियलाइज फॉर गुडविल. गुडविल की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बनी है, इसीलिए गुडविल की कोई अमाउंट नहीं होगी. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो हम ये जो सारी अमाउंट है 2,20,000, 50,000 और मशीनरी की 30,000, ये सब हम कैश और बैंक अकाउंट के टाइटल के अंडर में लिखेंगे. तो हम लिखेंगे कैश ऑन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 lakh. नरेशन being ₹2,20,000 for building, ₹50,000 for furniture and ₹30,000 machinery are realized. Now sum number 6. Bad debt of 12,000 was written off, out of which ₹10,000 is received. जो बैड डेप हुआ था, जो हमें अमाउंट नहीं मिलने वाली थी उसमें से हमें 10,000 मिला, तो उसको भी हम यहाँ पे किसके टाइटल के अंडर लिखेंगे? कैश और बैंक अकाउंट के टाइटल के अंडर लिखेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. इसीलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 10,000. नरेशन बी अमाउंट रिसीव फॉर बैड डेप. Now sum number 7. There is no value of goodwill in the books of a firm, but at the time of dissolution ₹35,000 realized for it. गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं उस टाइम पे, बट जब हम उसको बेचने जाते हैं तब गुडविल की अमाउंट 35,000 हमें मिलती है. तो जो भी इंटेंजिबल असेट्स है जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब इसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे सपोज आपको अमाउंट बेचने के टाइम पे मिली हो वो तभी हमें उसे लिखना है. सपोज पहले से गुडविल होती है और बाद में उसकी अमाउंट नहीं आएगी तो हम उसको नहीं लिखेंगे.
और जब पहले उससे अमाउंट नहीं थी और बाद में उसकी अमाउंट हमें मिली तो उसकी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री के लिए एज इट इज़ जैसे हम असेट्स की एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, तो हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 35,000 for narration being realized for goodwill. Now sum number 8, partner Naresh accepts to pay ₹30,000 for bills payable. जो पार्टनरशिप में नरेश नाम का एक पार्टनर है वो 30,000 का बिल्स पेएबल पेड करने के लिए यहाँ पे राजी हुआ है, एक्सेप्ट किया है उसने कि वो पेड करेगा। तो उसको कैसे पेड करेंगे? पहले तो बिल्स पेएबल वन काइंड ऑफ लायबिलिटी, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज़ के टाइटल के अंडर। तो उसके लिए पहली उसकी जनरल एंट्री बनेगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 30,000। नाउ उसको पेड करने के लिए एक्सेप्ट किया है एक पार्टनर ने जिसका नाम नरेश है, तो उसको हम पेड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000। Narration being Naresh has accepted to pay bills payable. Now, sum number 9. At the time of dissolution of the firm, debtors are of rupees 80,000 and creditors of rupees 40,000. Partner Pratik accepts debtors at rupees 20% less than book value and paid to creditors. यहाँ पे जब डिजोल्यूशन हो रहा है तब डेटर्स की अमाउंट है 80,000 और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 40,000। उसमें से प्रतीक जो डेटर्स की अमाउंट है उसका 20% लेस अमाउंट पेड कर लेके वो क्रेडिटर्स की उसकी अमाउंट यहाँ पे पेड करेगा। तो पहले हम डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लाएंगे सन्ड्री असेट्स के टाइटल के अंदर, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 80,000। नाउ नरेशन बीइंग डेटर्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ क्रेडिटर्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे सन्ड्री लायबिलिटीज़ के टाइटल के अंदर। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 40,000। नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ ये जो डेटर्स है वो 20% लेस अमाउंट से प्रतीक ले लेगा। तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे हम उसको बेचेंगे, क्रेडिट साइड पे उसको बेचेंगे, इसीलिए प्रतीक्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 64,000। बीइंग प्रतीक हैज़ एक्सेप्टेड डेटर्स एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। नाउ उसमें से वो जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है उसको पेड करेगा। तो क्रेडिटर की अमाउंट हमने देखी 40,000 है, ये 40,000 वो जो अमाउंट है उसमें से पेड करेगा। तो वो अमाउंट हम पेड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स करंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 40,000। बीइंग प्रतीक हैज़ पेड टू क्रेडिटर्स। नाउ नेक्स्ट sum number 10. A partner Vijay has accepted responsibility for dissolution procedure of the firm. A firm has decided to pay remuneration of rupees 12,000 for this task. A firm has paid him rupees 6,000 for expense. विजय नाम का जो फर्म का पार्टनर है वो यहाँ पे डिसोल्यूशन की सारी प्रोसीजर को एक्सेप्ट करता है कि वो प्रोसीजर करेगा। तो उसके लिए वो प्रोसीजर करने के लिए फर्म उसको पेड कर रहा है 12,000। तो जब उसको पेड कर रहा है तो हम उसको पेड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, इसीलिए हम उसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 12,000। उसकी नरेशन बनेगी बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस बिकम्स पेएबल टू पार्टनर विजय। नाउ अ फर्म हैज़ पेड हिम रुपीज 6,000 फॉर एक्सपेंस, और उसके लिए फर्म उसको 6,000 एक्सपेंस के लिए अमाउंट भी पेड कर रही है। तो वो अमाउंट हम कैश और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसीलिए विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 6,000 बीइंग पेड टू विजय फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Now sum number 11. Income tax liability of the partnership firm is determined for rupees 35,000. It is not recorded in the books. अचानक से जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो हमें पेड करने के लिए बोला गया है, तो उसको भी हम एज इट इज़ जो हम लायबिलिटी पहले से पेड करते हैं उसके साथ ये इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी पेड करेंगे, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसीलिए हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 35,000। उसका नरेशन बनेगा बीइंग अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स लायबिलिटी इज पेड। नाउ sum number 12. At the time of liquidation, after making payment of all liabilities and partners' loan, surplus of assets is rupees 60,000. The profit and loss sharing ratio of SP and I are 4:3:3। सभी एंट्री हो गई है डिसोल्यूशन के टाइम पे, सब क्रेडिटर्स को हमने अमाउंट पे कर दी है, सब असेट्स को हमने बेच दी है। लास्ट में हमारे पास एक अमाउंट बचती है 60,000 की, तो वो अमाउंट हम कैसे उसको डिसोल्यूशन उसको बेचेंगे, तो उसके लिए जो बाकी के पार्टनर्स हैं उसको उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि 4:3:3। तो एज इट इज़ सपोज लॉस होती तो लॉस को भी हम एज इट इज़ पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट और कैपिटल अकाउंट, टू बीस करंट और कैपिटल अकाउंट एंड टू आईज करंट और कैपिटल अकाउंट। नाउ 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:3 से। 60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, अमाउंट मिलेगी 24,000 एज इट इज़। 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, अमाउंट मिलेगी 80,000 एंड 80,000। ना उसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एक्सेस ऑफ असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। नाउ सम नंबर 13. Realize rupees 25,000 for unrecorded machine at the time of dissolution। हमें मशीन की जो मशीन हमने रिकॉर्ड नहीं किया था बैलेंस शीट में उसकी अमाउंट हमें मिली, वन काइंड ऑफ प्रॉफिट। ये हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। इसके लिए उसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 25,000। उसका नरेशन बनेगा बीइंग रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड मशीन। नाउ सम नंबर 14। Payment of rupees 35,000 unrecorded furniture of 20,000 given to Mahesh. The remaining amount is paid in cash. एक फर्नीचर अनरिकॉर्डेड था, उसकी अमाउंट महेश ने हमें दी 20,000 और बाकी की अमाउंट हमने कैश में 15,000 पेड की। तो उसके लिए उसको कैसे पेड करेंगे आप सब जानते हैं, हम लायबिलिटी पेड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो ये भी वन काइंड ऑफ लायबिलिटी हुई, तो इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 15,000। उसका नरेशन बनेगा बीइंग क्रेडिटर महेश ऑफ 35,000 इज गिवन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ रुपीज 20,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 पेड इन कैश। नाउ सम नंबर 15. One partner accepts to pay loan of his wife रुपीज 40,000। एक पार्टनर है, उसकी वाइफ ने फर्म में लोन दी थी, तो उसकी अमाउंट उसके हस्बैंड यानी वो वन काइंड ऑफ फर्म्स पार्टनर उसने वो एक्सेप्ट की है कि उसकी लोन वो पे करेगा। कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट, यहाँ पे पार्टनर की वाइफ वो थर्ड पार्टी बनेगी, वो उसका हस्बैंड फर्म में है फिर भी उसकी जो लोन मिली है वो थर्ड पार्टी की लोन बनेगी। तो जैसे हम बाकी के लोगों की लोन पेड करेंगे इसी तरह से उसकी वाइफ की भी लोन को पेड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लोन वन काइंड ऑफ लायबिलिटी, उसको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सन्ड्री लायबिलिटी के टाइटल के अंदर लिखेंगे। तो पहली जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पे श्रीमती एस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 40,000। उसकी जनरल एंट्री उसकी बीइंग बनेगी बीइंग
श्रीमती's लोन अकाउंट क्लोज। नाउ उसको पेड करने के लिए एक्सेप्ट किया है पार्टनर एस ने, तो उसको हम पेड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट 40,000। उसका नरेशन बनेगा बीइंग पार्टनर्स हैज़ एक्सेप्टेड टू पे हिज वाइफ्स लोन। नाउ यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 1 जिसमें 15 सम थे यहाँ पे फिनिश हुआ। इसके रिलेटेड सम है एक्सरसाइज में सम नंबर 5 और 6 वो आपको ऑन ट्राई होमवर्क में करना है। इसमें से कोई एक सम आपको एग्ज़ाम में आएगा और आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँ तो इसमें से ज़्यादा 4 मार्क्स का बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। तो प्लीज़ आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और होमवर्क में ये सारे सम मुझे करके सेंड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।